मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने जो मैथ की सीरीज शुरू की हुई थी उसमें हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की साधनीयता के लिए प्रतिबंध यानी कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब हम दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो चर वाली यानी कि दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस दी होंगी। जैसे फर्स्ट है, दो रैखिक समीकरण हमारे पास दे रखे हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। कितनी इक्वेशन स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये है, दो वेरिएबल्स के अंदर है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारा x और y है, इसमें भी x और y है। तो इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से जानेंगे कि इसका एक हल निकलेगा, इसके अनेक हल निकलेंगे या इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। या क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकता है कि इनका हल संगत होगा या असंगत होगा। तो आपने पहले कंडीशंस देखनी है कि किनका हल एक होगा, किसका अनेक होगा, किसका कोई भी हल नहीं हो सकता, या फिर आपने चेक करना है कि ये संगत होगा या असंगत होगा। इक्वेशंस आपको इसी प्रकार की दे रखी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे अगर एक हल होगा, इसको हम अद्वितीय हल को बोलेंगे इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशंस। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और इसको एक हल होगा ये बोल सकते हैं, या केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा ये बोल भी सकते हैं। और अगर वो संगत असंगत की बात पूछेगा तो फिर इसका हल हमारा कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पहले चीज़ चेक करनी, संगत असंगत पूछेगा तो इस कंडीशन में आपका आंसर संगत आएगा। और अगर हल की बात पूछेगा कि एक होंगे, दो होंगे, अनेक होंगे, तो इस कंडीशन में फिर आपका केवल और केवल एक हल होगा। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसको हम अद्वितीय हल बोल सकते हैं। तो कंडीशन क्या है आपकी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको कंडीशन याद क्या करनी है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन हमारी वैलिड हो जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास या तो उसका एक हल होगा या फिर वो हल हमारा कैसा होगा? संगत होगा। ये कंडीशंस आपको याद करनी है। अब आइए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसकी नेचर ज्ञात करनी है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। नेचर ज्ञात करने के लिए आपको भी चेक करना पड़ेगा कि हल एक होगा, अनेक होंगे। तो इसको चेक करने के लिए देखो, कंपेयरिंग करेंगे आप इस इक्वेशंस की इस इक्वेशन के साथ। जैसे a1x b1y प्लस c1 है तो c1 की साइड चेंज कर देंगे तो आपका c1 क्या निकल जाएगा? 18। वही काम यहाँ से a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है तो ये 2 आपका क्या बनेगा? यहाँ पर c2 बनेगा स्टूडेंट्स। तो आपकी ये दोनों इक्वेशन जो है इस प्रकार से हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये देखो आपकी इक्वेशंस होगी। अगर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, जैसे 18 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हमारा c1 निकल जाएगा, और 2 की साइड चेंज करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? से c2 निकल जाएगा। ये देखो हमने इस प्रकार की इक्वेशंस को इसमें चेंज कर लिया ताकि हमारी इक्वेशंस हो जाए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x c2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करने पर आपका a1 हो जाता है यहाँ पर 2, a2 हो जाता है 1। जिसका वेरिएबल का आगे कोई भी कोफिशिएंट ना दे रखा हो तो आपने उसको 1 लेट करना। जैसे देखो x के आगे कुछ भी दे रखा तो x के आगे वेरिएबल क्या लेट करोगे आप? 1। तो 2/1 और 3/2। ये देखो a1/a2 2/1, b1/b2 3/-2। नेगेटिव का साइन आपको साथ में लेके चलना है और पॉजिटिव का कोई मतलब होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो आपको साथ में शो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 इसका कोफिशिएंट 1 तो क्या हो गया? a1/a2 2/1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर -2 तो 3/-2। देखो 2/1 3/-2 आपस में इक्वल तो नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो। ये आपकी एक कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 में संगत होंगे या उसका एक हल होंगे या अनेक। देखो ये कंडीशन जब भी होंगी तो हल होंगे, एक हो चाहे अनंत हो, अनेक हो, तो उस केस में संगत आएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको याद करना है, चाहे हल आपका एक हो चाहे अनेक हो,
तो उस केस में आपका आंसर आएगा संगत। आपको याद करना है, एक में भी संगत, अनेक में भी संगत। और अगर हल नहीं होंगे तो आएगा आपका असंगत। ये कंडीशन आपको याद करनी है। दूसरी, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 जब सारे आपस में इक्वल होंगे ना, तो उस केस में हमारा आंसर क्या बनेगा? मैनी सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन, अनेक हल बनेंगे उस केस में। और इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? मैनी सॉल्यूशंस बनेगा। तब हमारी सारी कंडीशंस क्या होंगी? A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। पहले वाले में यहाँ पर पहले वाली नॉट इक्वल टू थी, इसमें तीनों हमारी क्या है? इक्वल टू है। किस में है? जब हमारा संगत और अनेक हल होंगे। तो ये आपको पहले याद करना है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है 4x + 7y = 10 और 20x + 35y = 50। इसकी हमें नेचर ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो वही काम अपने यहाँ पर करना है। आपकी इक्वेशंस होती है a1x + b1y + c1 होता है। तो इस 10 की साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? माइनस में। सेम केस आप 50 की साइड चेंज करोगे, क्या हो जाएगा आपका? वो माइनस में। तो आपके पास इक्वेशंस हो जाती हैं a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0। तो कंडीशंस क्या होगी? देखो, 4y में 20, 4y में 20, अगले की 7/35, अगले की -10/-50। देखो ये करना आपने। A1 बाय A2 4/20, B1 बाय B2 7/35 और C1 बाय C2 -10/-50। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये आपका 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 10 5 जा 51/5 हो जाएगा। देखो तीनों का आंसर कैंसिल करने के बाद हमारा 1/5 आता है। तो तीनों कंडीशंस हमारी क्या हो जाती? इक्वल हो जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया, तीनों कंडीशंस जब इक्वल होंगी तो उस केस में हमारा हल क्या आएगा? संगत आएगा, यानी कि कंसिस्टेंट आएगा। और इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंट और मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और मैनी सॉल्यूशन जब तीनों कंडीशन हमारी इक्वल होंगे। अब तीसरी कंडीशन भी कर लेते हैं कि भी A1 बाय A2, B1 बाय B2 और लास्ट वाला आपस में इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखो A1 बाय A2, B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो समीकरण निकालेगा असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। असंगत को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और इसका कोई भी हल नहीं होगा। बस आपको याद करना है, हल एक हो, अनेक हो तो कंसिस्टेंट, जब हल होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो इनकंसिस्टेंट या असंगत होगा। हल कब नहीं होगा? जब हमारे लास्ट वाली कंडीशंस इक्वल नहीं होगी। तो आपको याद कर लेना है कि लास्ट वाली कंडीशंस इक्वल ना होगी, उसके केस में इनकंसिस्टेंट और कोई भी हल उसका नहीं होगा। आपके पास इक्वेशन है 3x - 4y = -7 और 3x - 4y = -9। इसकी नेचर ही ज्ञात करनी है। तो इसकी पहले साइड चेंज कर लेंगे। -7 की साइड चेंज करोगे, साइन बदलेगा, यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा। और यहाँ से -9 की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 9। आपके पास इक्वेशन होगी A1x + B1y, साइड चेंज करने के बाद C1। अगली है A2x + B2y + C2 = 0। जैसे अपने यहाँ पर कंपेयरिंग कर ली, ये इक्वेशंस आपकी इस जैसी है। A1x B1y + C1 = 0, अगले वाली A2x + B2y + C2 = 0। तो सेम केस करना है आपको। 3/3 A1 बाय A2, 3/3 क्या निकल गया आपका? A1 बाय A2। 4/4 - के B1 बाय B2 और 7/9 C1 बाय C2। कैसे ज्ञात करोगे आप? इन कोफिशिएंट x ऐसे कोफिशिएंट 3/3 तो आपका A1 बाय A2 निकल गया। फिर -4/-4 आपका निकल गया B1 बाय B2 और 7/9 क्या निकल गया? C1 बाय C2। तो A1 बाय A2 = B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखो इसको कैंसिल करके भी आपका एक निकलेगा, इसका भी एक निकलेगा, लेकिन ये आपका 7/9 है। तो ये दो कंडीशन तो आपकी इक्वल है, A1 बाय A2 = B1 बाय B2, लेकिन C1 बाय C2 आपका इक्वल नहीं है। और यही आपको बताया था कि जब A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल ना हो तो उस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट वाला आपका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशंस होगा। आपको याद करना है, नो सॉल्यूशंस होगा और हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो दोबारा ही बता रहा होगा,
अगर आपके तीनों इक्वल होंगे उस केस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट होगा। अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा उस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी हल नहीं होगा। और अगर पहले वाला इक्वल नहीं हो, जैसे आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस कंडीशन से सोल्व कर सकते हैं, उनकी नेचर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर एक होगा, अनेक होंगे या कोई भी नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।